प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे रामायण में राजनीतिक विचार और संस्थाएं। यस बेटा, ध्यान दें, रामायण में राजनीतिक विचार और संस्थाएं। बेटा, हमने पिछला लेक्चर जो अपलोड किया था वो ये किया था कि भाई महाभारत का जो प्रमुख व्यक्ति था वो भीष्म पितामह हैं। तो हमने भीष्म पितामह के राजनीतिक विचार आपको समझाए। भीष्म पितामह से पहले हमने आपको महाभारत में वर्णित जो प्रमुख राजनीतिक विचार है वो समझाए थे। आज हम रामायण के अंतर्गत जो राजनीतिक विचार और संस्थाएं हैं उसकी चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, जब हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हैं बेटा, तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण स्रोत महाकाव्य भी है। क्या? महाकाव्य भी है। और महाकाव्य में रामायण और महाभारत आता है। क्या आता है? रामायण और महाभारत। तो हमने महाभारत के अंतर्गत जो राजनीतिक विचारों समझा दिए। आज हम चर्चा करेंगे रामायण के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण राजनीतिक विचार और संस्थाएं पाई जाती हैं। ये स्टूडेंट्स ध्यान दें। अर्थात आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि रामायण कालीन राजनीति के बारे में आज की जो राजनीति है, क्या आज की राजनीति में रामायण कालीन राजनीति के जो सद्गुण हैं, रामायण कालीन राजनीति जो कि धर्म पर आधारित थी, नैतिकता पर आधारित थी, क्या आज की राजनीति भी धर्म, नैतिकता, सत्य पर आधारित है? इसकी चर्चा हम करेंगे। ध्यान दें बेटा, रामायण में राजनीतिक विचार और संस्थाएं। डियर स्टूडेंट्स, यदि देखा जाए तो वास्तव में रामायण और महाभारत भी एक अति प्राचीन महाकाव्य है। मतलब ये दोनों ही प्राचीन महाकाव्य हैं। कौन? रामायण और महाभारत। तो आज हम किसकी चर्चा करेंगे? रामायण की। रामायण में कौन कौन से राजनीतिक विचार और संस्थाएं पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें। देखो, जो मूल बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, जो सार रूप की बातें हैं, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जिससे कि आपको इसको आगे समझने में दिक्कत नहीं आए। बेटा, रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जिसके अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था या सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और सामाजिक व्यवस्था भी एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था हो, इसका उल्लेख रामायण में किया गया है। एक आदर्श राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है रामायण में। एक आदर्श परिवार व्यवस्था को उल्लेख किया गया है रामायण में। अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत हम कहेंगे कि आदर्श अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया गया है रामायण में। रामायण के अंतर्गत आदर्श न्याय, आदर्श दंड व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है। रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें जिस राजनीति की चर्चा की गई है, जिन राजनीतिक संस्थाओं की चर्चा की गई है, वो राजनीति और राजनीतिक संस्थाएं धर्म पर आधारित हों। रामायण के अंतर्गत जिस सामाजिक व्यवस्था को उल्लेख किया गया है, उस सामाजिक व्यवस्था का जो आधार है वो वर्ण और आश्रम व्यवस्था है। रामायण के अंतर्गत 4 वर्णों को भी स्वीकार किया गया है और 4 आश्रमों को भी स्वीकार किया गया है। प्राचीन भारत के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था या वर्ण धर्म और आश्रम धर्म को स्वीकार किया जाता था। रामायण के अंतर्गत भी वर्ण व्यवस्था या वर्ण धर्म, आश्रम व्यवस्था या आश्रम धर्म, इसको स्वीकार किया गया है। रामायण के अंतर्गत 4 पुरुषार्थों की भी चर्चा की गई है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यस, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसकी भी चर्चा की गई है। अब अगर हम सार रूप में देखें तो संपूर्ण रामायण को जब हम राजनीतिक दृष्टिकोण से अध्ययन करें कि भाई इसमें कौन कौन से राजनीतिक विचार पाए जाते हैं, तो इसके लिए हम मुख्यतः 4 बिंदु बना सकते हैं। कैसे? जैसे सबसे पहले हम ये देखेंगे भी रामायण के अंतर्गत राज्य के बारे में क्या कुछ कहा गया है। तो रामायण के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के बारे में तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन हाँ, रामायण में राज्य का क्या उद्देश्य हो, उद्देश्य की चर्चा की गई है। जैसे रामायण में राज्य के उद्देश्य की चर्चा की गई है कि भाई प्रजा रक्षण और प्रजा रंजन के ऊपर ध्यान दिया जाए। राज्य का जो लक्ष्य होगा वो प्रजा का सुख होगा, राज्य का जो लक्ष्य होगा वो धर्म और अर्थ की प्राप्ति होगा। बेटा ध्यान दें, धर्म और अर्थ की प्राप्ति होगा।
इसी के साथ में रामायण के अंतर्गत जो प्राचीन भारत में सप्तांग राज्य की अवधारणा स्वीकार की गई थी, जैसे मनु, कौटिल्य और शुक्र ने भी राज्य निर्माण के 7 तत्व बताए हैं, तो रामायण में भी राज्य निर्माण के 7 ही तत्वों का उल्लेख किया गया है। जरा आप देखिएगा, 7 ही तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसी के साथ में जब हम राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन करते हैं तो रामायण के अंतर्गत एक आदर्श राज्य व्यवस्था का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। मैं कहूँगा कि यूनान के अंतर्गत जब हम प्लेटो की रिपब्लिक का अध्ययन करते हैं तो रिपब्लिक के अंतर्गत भी आदर्श नगराज्य व्यवस्था को उल्लेख किया गया है। तो डेफिनेटली अगर दोनों की तुलना की जाए, प्लेटो की रिपब्लिक और हमारे रामायण के अंतर्गत जो राज्य का उल्लेख किया गया है, तो इन दोनों की जब तुलना की जाएगी तो इन दोनों के अंतर्गत वास्तविक रूप में देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ आदर्श राज्य रामायण का ही राजा है, रामायण का ही राज्य है। यस, इसी के साथ में यदि देखा जाए तो रामायण के अंतर्गत राजनीतिक आधार धर्म और सत्य को माना गया है। अब जैसे इसकी तुलना करें हम इटली के मैकियावली से, जो कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक माने जाते हैं। मैकियावली आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक माने जाते हैं। वही मैकियावली हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंस के अंतर्गत सर्वप्रथम स्टेट शब्द का प्रयोग किया है, राज्य शब्द का प्रयोग किया है। राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? मैकियावली ने किया। तो मैकियावली बिल्कुल विपरीत है इससे, रामायणकालीन राजनीति से। रामायणकालीन राजनीति के अंतर्गत राजनीतिक आधार धर्म और सत्य को माना गया है, नैतिकता को माना गया है। जबकि मैकियावली स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि राजनीति और धर्म का, राजनीति और नैतिकता का कोई संबंध नहीं है। मतलब धर्म को, नैतिकता को राजनीति से अलग कर दिया मैकियावली ने। अगर हम मोहनदास करमचंद गांधी जी की बात करें तो गांधी जी वास्तविक रूप में रामायणकालीन जो धर्म वेष्टित राजनीति है, जो धर्म आधारित राजनीति है, उसको इस कली काल में अपनाने की बात करते हैं, कलयुग में अपनाने की बात करते हैं। कौन? मोहनदास करमचंद गांधी जी। रामायण के अंतर्गत रामायणकालीन जो राजनीति थी, जो कि धर्म पर आधारित थी, नैतिकता पर आधारित थी, मोहनदास करमचंद गांधी जी उसी ही राजनीति को इस कलयुग में, आधुनिक समय में अपनाने की बात कर रहे हैं। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, ये बात पूर्णतः सत्य है। और वास्तविक रूप में देखा जाए तो रामायणकालीन राजनीति धर्म पर आधारित थी, सत्य पर आधारित थी, नैतिकता पर आधारित थी। और आधुनिक समय में हम देखेंगे तो आधुनिक समय में यही कहा जाता है कि भाई राजनीति में जो है नैतिकता का क्या लेना देना है, धर्म का क्या लेना देना, तो ये गलत बात है। गांधी जी ने आधुनिक समय में कहा था कि राजनीति ही नहीं है जिसका आधार धर्म नहीं हो। धर्मविहीन राजनीति हो ही नहीं सकती, वो तो मौत का फंदा होती है। क्या होती है? मौत का फंदा होती है, मृत्यु का फंदा होती है। गांधी जी कह रहे हैं बात, तो गांधी जी ने ये बात डेफिनेटली देखा जाए तो हम कहेंगे कि रामायणकालीन राजनीति से लिए, रामायण से लिए है। तो ये राज्य संबंधी विचार हो गए रामायण के। अब राजा संबंधी विचार की बात आती है तो राजा संबंधी विचार के अंतर्गत क्या है? रामायण के अंतर्गत राजा के बारे में स्पष्ट रूप में कहा गया है कि राजा के क्या कर्तव्य होंगे, राजा में क्या गुण होंगे, इनकी व्यापक रूप में चर्चा की गई है। इसके बाद में हम देखेंगे प्रशासन संबंधी विचार भी मिलते हैं, तो प्रशासन के बारे में भी व्यापक रूप में वर्णन किया गया है रामायण के अंतर्गत। फिर हम देखेंगे अंतर्राज्य संबंध, जिसके ऊपर जो है मनु, कौटिल्य, शुक्र ने भी अपने विचार दिए हैं। मतलब जिसको हम परराष्ट्र संबंध भी कह सकते हैं, अंतर्राज्य संबंध भी कह सकते हैं। आधुनिक समय में उसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है, IR इंटरनेशनल रिलेशन कहा जाता है आधुनिक समय में। तो हम कहेंगे कि रामायण के अंतर्गत मतलब जो है पर राष्ट्र या अंतर्राज्य संबंधों के ऊपर भी व्यापक रूप में चर्चा की गई। जैसे हम देखेंगे रामायण के अंतर्गत 4 नीतियों का उल्लेख किया गया है, साम दाम, साम दाम भेद दंड है। रामायण के अंतर्गत दूत व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था की भी चर्चा की गई है। और मैं तो ये कहूँगा कि आज जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, और इस अंतर्राष्ट्रीय कानून में ये कहा गया है कि राजदूत जो होता है उसका वध नहीं किया जा सकता, राजदूत को मारा नहीं जा सकता। बेटा ये बात रामायण में ही सबसे पहले दी गई है। जैसे जब हनुमान जी हैं लंका में जाते हैं, उनको पकड़, में थोड़ा संक्षेप में बता रहा हूँ, उनको पकड़ करके बंदी बना करके ले जाया जाता है, कहाँ? रावण के सामने प्रस्तुत किया जाता है। उस समय जो है रावण कहते हैं कि इनको मृत्युदंड दिया जाए। तुरंत बीच में विभीषण जी आ जाते हैं और विभीषण जी कह देते हैं क्या कि नाय शीस करी विनय बहुता नीति विरोध न मारे दूता, कि हे नाथ ये नीतियों के विरुद्ध है कि दूत को कभी मारा नहीं जाना चाहिए। तभी से राजदूत को अवैध माना जाता है। आज भी आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत ये बात आती है कि राजदूत का कभी वध नहीं किया जा सकता। तो ये बात
रामायण में सबसे पहले दी गई है। तो हम तो ये कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की बहुत बातें रामायण में मिल सकती हैं, है? तो दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, इन सब का उल्लेख रामायण के अंतर्गत किया गया है। इन सब की चर्चा हम एक एक करके यहाँ करेंगे। कुल मिला के बात ये कि 4 बिंदु के आधार पर आप संपूर्ण रामायण के जो राजनीतिक विचार हैं उनको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब जो विद्यार्थी इनको नोट करना चाहे वो क्रम से नोट करता चलेगा। चलिए, तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखेंगे रामायण में राजनीतिक विचार और संस्थाएं। ठीक है बेटा, रामायण के अंतर्गत 7 सर्ग हैं, ये सबको पता है। 7 खंड हैं, जिसमें सुंदरकांड, 7 कांड भी बोल सकते हैं इसको। सुंदरकांड है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुंदरकांड के अंतर्गत विशेषकर हनुमान जी की गौरव गाथा का उल्लेख किया गया है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब शुरू करते हैं हम इसमें। सबसे पहले नोट करेंगे रामायण और महाभारत हमारे देश के अति प्राचीन महाकाव्य हैं और हमारे लिए इनका वही महत्व है जो यूनानियों के लिए इलियड और ओडिसी महाकाव्यों का है। मतलब यूनानियों के लिए जो इलियड और ओडिसी महाकाव्यों का महत्व है वही हमारे लिए रामायण और महाभारत का है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी, बाकी सारी बातें आप नोट कर सकते हैं, ये सभी मैंने आपको समझा दी हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद में रामायण में राम और रावण के बीच युद्ध की कथा है, जिसे हम आर्यों का अनार्यों के विरुद्ध अभियान कह सकते हैं। आर्यों का अनार्यों के विरुद्ध अभियान कह सकते हैं। रामायण में राजनीतिक वातावरण प्रधान है और राम कथा के माध्यम से देश की तत्कालीन राजनीति का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। रामायण इतिहास, राजनीति और यथार्थवाद का उत्कृष्ट नमूना है। ये यहाँ तक महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बाद में इन सब की व्याख्या है, ये मैंने आगे कर दी है। ठीक है बेटा, चलिए ये सब बातें इसमें हैं। इसके बाद में हम अब जो ये सारी बातें पीछे मैंने आपको बताई हैं, नोट कर दी हैं, इन सब या इस भूमिका के बाद ये सारी जो भूमिका हमने तैयार की है, जैसे मान लीजिएगा यहाँ लास्ट में हम देखेंगे थोड़ा सा, जैसे रामायण संकेत मिलता है कि उस काल में चातुर्वर्ण की व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी और समाज में ये अपेक्षा की जाती थी कि 4 वर्गों के लोग नित्य प्रति धर्म का पालन करें। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो प्रतिदिन ये अपने अपने जो है धर्म का पालन करें, इसकी चर्चा इसमें की गई है। अब इससे ये स्पष्ट होता है कि रामायण में हमें तत्कालीन राजनीतिक विचार और संस्थाओं के ज्ञान की दृष्टि से कितना समृद्ध बनाती है। मतलब रामायण हमें तत्कालीन राजनीतिक विचार और संस्थाओं ज्ञान की दृष्टि से कितना समृद्ध बनाती है। अब इसके अंतर्गत 4 बिंदु के माध्यम से हम रामायण में जो राजनीतिक विचार हैं, राजनीतिक संस्थाएँ, इनको अच्छे से समझ सकते हैं। पहला बिंदु तैयार करें, रामायण में राज्य संबंधी विचार। नोट करें, रामायण में राज्य संबंधी विचार। पहला बिंदु, रामायण में राज्य संबंधी विचार। अब देखो बेटा, पीछे हमने मनु, कौटिल्य, शुकर समझाया है, महाभारत भी समझाया है, महाभारत में क्या राजनीतिक विचार वो भी समझाए। तो जब राजनीतिक चिंतन का अध्ययन किया जाता है ना, तो राजनीतिक चिंतन का जो सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु होता है ना बेटा, वो राज्य ही होता है ना। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि राजनीतिक चिंतन किसे कहते हैं, तो आपका सटीक उत्तर होना चाहिए क्या, राज्य संबंधी। नोट करें, यस बेटा आप भी नोट करें, राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर बोलें। राज्य संबंधी, आप बोलिएगा राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर, यस, राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर जो चिंतन मनन किया जाता है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर जो चिंतन मनन, विचार, विमर्श, तर्क, वितर्क किया जाता है, वह ही राजनीतिक चिंतन कहलाता है। अब चूंकि राजनीतिक चिंतन में राज्य संबंधी मूलभूत बातों का, मौलिक बातों का चिंतन मनन किया जाता है, इसलिए राज्य के बारे में तो सबसे पहले बात आएगी। तो भले ही रामायण हो, महाभारत हो, मनु हो, कौटिल्य हो, शुक्र हो, सोमदेव, सूर्य हो, कोई भी हो, तो राज्य तो सबसे पहले सामने आएगा। तो सबसे पहले बिंदु ही ये बन रहा है रामायण में राज्य संबंधी विचार कि राज्य के बारे में रामायण में क्या उल्लेख किया गया है। वैसे देखा जाए तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में रामायण मौन है, चुप है। रामायण में राज्य की उत्पत्ति के बारे में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और न ही राज्य तथा राजा में कोई विशेष अंतर प्रकट करने की चेष्टा की गई। मतलब राजा और राज्य में भी कोई अंतर यहाँ स्पष्ट करने की प्रयास नहीं किया गया है और दोनों ही के महत्व को स्वीकारा गया है। मतलब राजा और राज्य दोनों के महत्व को स्वीकारा गया है। और इसके साथ यहाँ बताया गया है कि अराजक अथवा राज्यहीन समाज के दोषों का वर्णन करके स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि समाज में शांति और सुव्यवस्था की स्थापना के लिए शासन शक्ति अथवा राजा का होना आवश्यक है। मतलब
रामायण में ये बात तो कह दी गई है कि शासन नहीं होगा, राज्य नहीं होगा तो निश्चित रूप में अव्यवस्था होगी, अराजकता होगी। तो ये बात हमें थोड़ा सा स्वीकार करनी, उत्पत्ति बारे में नहीं कहा है, लेकिन इतना तो कह दिया कि राज्य नहीं होगा, राजा नहीं होगा, शासन नहीं होगा तो उस समय समाज की क्या मतलब दुर्गति होगी। और राजा दशरथ के स्वर्गवास के उपरांत राज्य कर्मचारी और अन्य व्यक्ति राजपुरोहित वशिष्ठ से प्रार्थना करते हैं कि इक्ष्वाकु वंश का अविलंबी कोई राजा बनना चाहिए, अन्यथा राजा के प्रभाव में राष्ट्र छिन्न भिन्न हो जाएगा। ठीक है। और अराजक राज्य के दोषों का चित्र खींचते हुए बतलाया है कि ऐसे राज्य में वर्षा नहीं होती, खेती अच्छी तरह नहीं बोई जाती है ना, पुत्र पिता के वश में नहीं और पत्नी पति के वश में नहीं रहती, धन धान्य की समृद्धि नहीं होती। ये मतलब जो अराजक व्यवस्था होती है, क्या अराजक मतलब जब राज्य नहीं होता है तब क्या स्थिति होगी, तो उसका व्यापक रूप में इन्होंने उल्लेख किया है, इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अराजक की स्थिति में सर्वत्र मत्स्य न्याय व्याप्त हो जाता है। ध्यान दें, अराजक की स्थिति मतलब जब राज्य नहीं होता है, राजा नहीं होता है तो मत्स्य न्याय स्थापित हो जाता है। मत्स्य न्याय का मतलब ये होता है जैसे बड़ी जो मछली होती है छोटी मछली को निगल जाती है, ऐसे जो शक्तिशाली लोग होते हैं दुर्बल लोगों को, कमज़ोर लोगों को परेशान करने लग जाते हैं। तो इसके अंतर्गत व्यापक रूप में लेके आया गया है। रामायण में इस पर संकेत दिया गया है कि राजाही शासन का दूसरा रूप अथवा पर्याय है। इस प्रकार का विचार तत्कालीन राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में सर्वथा स्वाभाविक था। ठीक है बेटा। इसके बाद में रामायण में राज्य का सौरभ्य व्यक्त किया गया है। राज्य को सप्तांगी मानते उसके 7 अंगीय तत्व बताए गए हैं। अब जरा ध्यान दें बेटा, मनु ने भी सप्तांग राज्य की धारणा को उल्लेख किया गया है ना, कौटिल्य ने भी, शुक्र ने भी। मतलब प्राचीन भारत में सप्तांग राज्य के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता था, अर्थात प्राचीन भारत में राज्य निर्माण के 7 तत्व माने जाते थे। मनु ने भी ये बात कही है, कौटिल्य ने भी कही है, शुक्र ने भी कही है, महाभारत में भी इसका उल्लेख किया गया, रामायण में भी इसका उल्लेख किया गया है। अब वो 7 कौन कौन से हैं? नंबर 1 राजा, दूसरा अमात्य, अमात्य है दूसरा, नोट करेंगे, दूसरा है अमात्य, अमात्य मतलब मंत्री, तीसरा जनपद, कोष, पूर्व, दंड और मित्र। ठीक है बेटा। तो मनु, कौटिल्य, शुक्र ने भी इसका समर्थन किया है, आपने पीछे देखा होगा। जैसे अयोध्या कांड के सर्ग 35 में श्री राम ने गुहे से कहा कि तुम सेना, कोष, दुर्ग और जनपद के बारे में सदैव सावधान रहना क्योंकि राज्य का पालन अति दुष्कर है। किसने? श्री राम ने गुहे से कहा। और किष्किंधा कांड के सर्ग 19 में हनुमान जी ने सुग्रीव के सामने इस प्रकार विचार प्रकट किया कि कोष, सेना, मित्र आदि से समृद्ध व्यक्ति महान राज्य को प्राप्त करता है। इसका मतलब सप्तांग राज्य की अवधारणा का समर्थन रामायण में किया हुआ है। अब रामायण में राज्यों की प्रकार अथवा विभिन्न राजाओं का उल्लेख है। शक्तिशाली, निर्बल, महान और लघु राज्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है। मतलब जो है विभिन्न प्रकार के राजाओं का, राज्यों का भी इसमें उल्लेख किया गया है। राजा दशरथ के रामाधिपत्य में लगभग 300 राज्य बतलाए गए हैं। ठीक है। तो इसको आप स्पष्ट रूप में नोट कर सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। और रामायण में बारंबार प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में व्यक्त किया गया है कि राज्य का वास्तविक उद्देश्य धर्म पालन और सदाचार को प्रोत्साहन देना है। प्रजा के अर्थ और काम का 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो यहाँ प्रजा के अर्थ और काम का संवर्धन करना अर्थात उसकी सुख समृद्धि को बढ़ाना तथा ज्ञान का संरक्षण करना है। रामायण का संदेश है कि जिस राज्य में उन सब उद्देश्यों की पूर्ति होती हो वह राम राज्य है। रामायण के अनुसार राजा दशरथ और राम ने इन उद्देश्य की पूर्ति के गंभीर प्रयास किए। मतलब जहाँ पर अर्थ और काम का संवर्धन किया जाता है, उसमें वृद्धि की जाती है, वही राम राज्य है। जहाँ प्रजा के सुख की तरफ ध्यान दिया जाता है वही राम राज्य है। और विशेषतः है राम राज्य में इन उद्देश्यों की अधिकतम पूर्ति भी हुई है। आज हम जिस आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं उसके मूल में यही बात नहीं है कि शासन यथार्थ रूप में ऐसा लोकोपकारक हो, जनहितकारक हो, लोकहितकारक हो, जिसमें प्रजा निरंतर सुख और समृद्धि के मार्ग पर बढ़े, सर्वत्र शांति और सुव्यवस्था हो तथा सदाचार और सज्जनता का मूल्य हो। ठीक है। इसके बाद में लास्ट में लिखा है रामायणकालीन राजनीति वास्तव में मैकियावली कुटिल राजनीति नहीं थी। मतलब मैकियावली की तरह कुटिल राजनीति नहीं है, क्योंकि मैकियावली ने स्पष्ट कह दिया कि राजनीति के अंतर्गत धर्म और नैतिकता क्या लेना देना। मैकियावली ने तो सबसे पहले ये कहा है कि भाई धर्म और नैतिकता को राजनीति से अलग करो। तो ये जो मैकियावली इटली के, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है द प्रिंस, बल्कि गांधी की राजनीति थी। यदि ये कहा जाए कि महात्मा गांधी ने
इस कलयुग में रामायण कालीन धर्म वेष्टित राजनीति को पुनर्जीवित करना चाहा तो इसमें कोई अतिरंजना या अतिशोक्ति अतिरंजना या अतिशोक्ति नहीं होगी। ठीक है बेटा। दूसरा बिंदु, रामायण में राजा संबंधी विचार। अब राजा के बारे में इन्होंने क्या विचार दिया है नोट करेंगे। रामायण में राज्य को सप्तांगी मानते हुए राजा को राज्य रूपी शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना है। सप्तांग राज्य में सबसे महत्वपूर्ण जो अंग माना है, किसको माना है इन्होंने? राजा को माना है। ठीक है। राजा के अभाव में राज्य की कल्पना उस समय दूर की बात थी, है ना। राजा की उत्पत्ति के संबंध में रामायण कोई प्रकाश नहीं डालता है, क्योंकि इन्होंने राजा और राज्य का पर्यायवाची रूप में प्रयोग किया है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। सुंदरकांड में हनुमान ने उन तीनों लोगों का स्वामी बताया है, तीनों लोगों का स्वामी बताया। आज हम चाहें राम को कोई ईश्वर अवतार के रूप में स्वीकार नहीं करें, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि रामायण श्री राम जैसे राजा के रूप में संदेश देते हैं कि शासक को दैवी गुणों से संपन्न होना चाहिए, अर्थात उसे साधुता, नैतिकता, शौर्य, दयालुता, धीरज, दृढ़ता, सुशासन, कला आदि गुणों से विभूषित होना चाहिए। इसके बाद में रामायण में राजा का महत्व सर्वोपरि है, जो सत्य और धर्म का प्रवर्तक तथा शासन दंड का धारक होता है। ठीक है। ये आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। राजा के भाव में राजकता जो चित्र खींचा गया है वह शासन व्यवस्था की अनिवार्यता को स्पष्ट करता है। अब राजा नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में क्या जो है अव्यवस्था होगी, इसका स्पष्ट रूप इसमें उल्लेख किया गया है रामायण के अंतर्गत। ठीक है। और यहाँ राजा की नियुक्ति के संबंध में रामायण में 3 सिद्धांत आते हैं। पहला है ज्येष्ठता का, अर्थात राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। दूसरा है योग्यता का सिद्धांत, अर्थात व्यक्ति चारित्रिक गुणों से संपन्न और इस प्रकार राजपति के योग्य हो। तीसरा है अनुमति सिद्धांत, अर्थात राजा की नियुक्ति प्रजा अथवा उसके प्रतिनिधियों की अनुमति पर आधारित हो। ठीक है। नोट कर लेंगे इसको। इसके बाद में तीसरा है प्रशासन संबंधी विचार। रामायण कालीन शासन का रूप राजतंत्र ही था, प्रशासन काफी विकसित था तथा प्रजा सुखी और समृद्ध थी, और आर्य और नारी दोनों ही राजतंत्र समृद्धि में एक दूसरे की होड़ मारते थे। आर्य दशरथ का राज्य धनधान्य से परिपूर्ण था। ठीक है। तो इनके बारे में आप में चर्चा की गई है। ये सारा का सारा आप नोट कर लेंगे। प्रशासन कार्य मंत्रणा का विशेष महत्व है। हनुमान के लंका में प्रविष्ट हो जाने पर रावण ने अपने मंत्रियों से परामर्श किया था, मतलब मंत्रणा के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। और उसने उत्तम, मध्यम और अधम पुरुषों के समान ही, मतलब 3 प्रकार के मनुष्य बताएं, उत्तम, मध्यम और अधम, इनके समान ही मंत्रणा और परामर्श भी 3 प्रकार के बताएं, उत्तम, मध्यम और अधम। ठीक है। तो इसको आप सारे को नोट कर लेंगे। इसके बाद में चौथा बिंदु, अंतर्राज्य संबंधों का भी ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब राष्ट्र संबंधों की इसमें चर्चा की गई, जिसको आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। जैसे रामायण के अंतर्गत नीति के 4 उपायों की स्पष्ट रूप में चर्चा की गई है, साम, दाम, भेद और दंड, है ना। इसी के साथ में दूत व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था का भी इसमें उल्लेख किया गया है। ये सारी बातें मैंने यहाँ पर नोट कर दी हैं, इनको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं। जैसे आगे अंतर्राष्ट्रीय में साम, दाम, भेद और दंड, ये क्रम से लिख लेंगे थोड़ा। साम, दाम, भेद और दंड, 4 उपायों की चर्चा की गई है। इसके बाद में इन्होंने जो है दूत और गुप्तचर व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। जैसे सूक नामक राक्षस वानर वेश में राम के सैन्य बल और व्यूह रचना का भेद लेने आया था, पकड़े जाने पर उसने श्याम को दूत बदला करके छुटकारा पाया। तो ये जो है इसके अंतर्गत है आपका अंतर्राज्य संबंध के बारे में रामायण में क्या उल्लेख किया गया है, ये सारी बातें इसमें स्पष्ट हो जाती हैं। ठीक है बेटा। तो ये चौथा बिंदु बना लेंगे। तो 4 बिंदुओं के माध्यम से आप अच्छे से रामायण कालीन राजनीति या रामायण काल के अंतर्गत राजा के बारे में क्या कुछ विचार थे, रामायण में राजा के बारे में क्या लिखा गया है, ये सारी बातें इन 4 बिंदुओं के माध्यम से आप अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। यस बेटा। तो हमें पूरा विश्वास है आप रामायण के अंतर्गत जो राजनीतिक विचार हैं उन विचारों को अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा। ओके। थैंक यू वेरी मच।